Hello बच्चों, welcome back to the channel Yo-Yo Bio. The chapter we are going to discuss today is biomolecules. And आज के biomolecules के lecture में we are going to talk about different structures, specifically the chemistry part of this in detail. We are going to cover only two topics for this particular lecture. Number one, about amino acids in detail, and number two, about lipids, that is fats in detail. So let's quickly begin. The first topic that we will consider is अमीनो एसिड्स. ओके, अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में कैसा है ना बच्चों, वी ऑल हैव सीन इन केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. कार्बन बीइंग टेट्रावैलेंट. इन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन व्हाट वी फाइंड इज देयर इज हाइड्रोजन ऑन ऑल फोर साइड्स. सो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ बेटा? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. ओके, अब अमीनो एसिड में कैसा रहता है ना कि वो मीथेन का ही स्ट्रक्चर है, जस्ट दैट मीथेन में ऑल फोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. अब देखो ऐसा ही स्ट्रक्चर को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ. तो ये कार्बन, अब इस हाइड्रोजन के बदले बेटा वी आर टेकिंग कार्बोक्सिल ग्रुप. आई विल राइट डाउन विच ग्रुप? कार्बोक्सिल ग्रुप. अच्छा, फिर इस वाले हाइड्रोजन के बदले बेटा वी आर कंसीडरिंग NH2 ग्रुप, which is also called as amino group. अच्छा, then बेटा ऊपर की तरफ we keep the hydrogen as it is. Okay, right? So here we have hydrogen as it is, and नीचे की तरफ जो हाइड्रोजन है ना उसके बदले we take R. Now what is R over here? R is वेरिएबल ग्रुप. अब जो स्ट्रक्चर बना है ना बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स. सो अमीनो एसिड से हमको क्या सीखने मिलता है कि अमीनो एसिड इज नथिंग बट इट इज मीथेन ओनली. इसलिए अमीनो एसिड्स का दूसरा नाम है कि अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स. अच्छा, नेक्स्ट और एक बात क्या सीखने मिलता है कि इसमें सबके सब फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो अल्फा कार्बन को अटैच्ड है. अल्फा कार्बन जैसा कि हम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, इट इज द फर्स्ट कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू अ फंक्शनल ग्रुप. सिंस ऑल फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन, दैट इज व्हाई अमीनो एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड्स. अच्छा, अब बच्चों एमसीक्यू के हिसाब से हम लोग ये याद रखेंगे कि अमीनो एसिड्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, but those amino acids which occurs in proteins are of 20 types. So in proteins what we find is 20 types of amino acids. So remember 20 types, extremely important. Acha, moving on. Now depending on this variable group, so I will write over here, depending on the variable group, अब हम लोग 3 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझ के लेंगे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है. अब देख बेटा, सबसे पहले ना बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में सेम कॉपी कर देता हूँ. सो ये कार्बन, इस तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, बेटा इस तरफ अमीनो ग्रुप, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन. ओके, सेम स्ट्रक्चर में वापस रिपीट कर रहा हूँ. अमीनो ग्रुप, कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, कार्बन और बेटा कार्बोक्सिल ग्रुप. ओके, अच्छा ऊपर की तरफ हाइड्रोजन, यहाँ भी ऊपर की तरफ हाइड्रोजन. अच्छा, अब देख फर्क क्या है. इस अमीनो एसिड में जो R वाला ग्रुप है ये वेरिएबल है. वेरिएबल यानी ये बदलते रहता है अलग अलग अमीनो एसिड में. अब ये R वाला ग्रुप अगर हाइड्रोजन है तो इस अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा ग्लाइसिन. नेक्स्ट, फिर ये R वाला ग्रुप अगर मिथाइल है तो इस अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा एलानिन. और ये R वाला ग्रुप बेटा अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो इस अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा सेरिन. सो ग्लाइसिन में वेरिएबल ग्रुप क्या था बेटा? ग्लाइसिन में द वेरिएबल ग्रुप वाज हाइड्रोजन. एलानिन में वेरिएबल ग्रुप वाज मिथाइल.
एंड सेरिन में द वेरिएबल ग्रुप इज हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि OH, मिथाइल। यानी यहां हम इसको याद कैसे करें? एकदम सिंपल है। ओके, ये देख, यहाँ वेरिएबल ग्रुप हाइड्रोजन आया, यहाँ वेरिएबल ग्रुप जो है बेटा वो मिथाइल आया, और यहाँ जो वेरिएबल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल है। फिर शॉर्टकट क्या याद रखेंगे? गैस, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन। तो यहाँ अपना मेन टेक्निक होगा गैस। ओके, सो दैट इज ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरिन। देन रिमेंबर हाइड्रोजन, मिथाइल एंड हाइड्रोक्सी मिथाइल। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, अमीनो एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स pH we can have acidic amino acid, beta we can have basic amino acid, and beta we can have न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में कैसा होता है ना बेटा, उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप बहुत ज्यादा होता है, और इसका एग्जांपल इज ग्लूटामिक एसिड व्हिच इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेटा, तो इसको याद कर लो। नेक्स्ट, बेसिक अमीनो एसिड का कैसा ना, NH2 ग्रुप इसमें ज्यादा होगा। ओके, द बेसिक कैरेक्टर इज मोर, और इसका एग्जांपल इज लाइसिन। एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप इक्वल नंबर के होते हैं, सो दे हैव pH व्हिच इज 7, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। अब बेटा इसका एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू टेक इज वैलिन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, देन अमीनो एसिड्स which are aromatic amino acids. As per chemistry we know that aromatic compounds are the compounds which have aroma. इनकी ना एक specific सुगंध होती है, और इनका अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें so they are not straight chain, they are always closed ring like compound. Aromatic amino acids, इसके एग्जाम्पल हम लोग क्या क्या लेंगे बेटा? 3 एग्जाम्पल। नंबर 1 टायरोसिन, नंबर 2 ट्रिप्टोफैन, एंड बेटा नंबर 3 फिनाइल एलानिन। ओके, सो टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलानिन, इतना याद रखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन मूविंग टू द लास्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स दे हैव एन आयनाइजेबल नेचर आल्सो, एंड व्हेनेवर दे आयनाइज दे फॉर्म अ स्पेशल फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन में कैसा होता है ना, अब इस अमीनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर को देखो। अगर समझो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया बेटा, ओके, तो देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो कार्बन वैसे का वैसा ही है, COO। अब हाइड्रोजन निकल गया बेटा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आई एम पुटिंग माइनस साइन। ओके, और समझो यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो NH2 के बदले ये NH3 हो जाएगा बेटा, सो NH3, और हाइड्रोजन ऐड हुआ तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, सो आई एम पुटिंग अ प्लस साइन बेटा। ओके, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा ही रखते हैं, और नीचे की तरफ वेरिएबल ग्रुप वैसा का वैसा ही रखते हैं। अब ये अमीनो एसिड में तुम क्या देख रहे हो? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों भी है। सच ए डबल चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? ज्विटर आयन। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिटेलिंग अबाउट अमीनो एसिड दैट वी आर सपोज्ड टू नो। मूविंग ऑन, अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज लिपिड्स which are also called as fats. Property number 1, lipids and fats, these are water insoluble beta. अब इस लिपिड्स में है ना 4 अलग अलग पैटर्न के लिपिड्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कितने? 4। अब ध्यान से सुनते जा और बेटा ध्यान से देखते जा, ठीक है ना। नंबर 1, नाउ सम ऑफ द लिपिड्स आर नथिंग बट दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। ये पहला टाइम है बेटा, हम लोग 4 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो कुछ लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा, फैटी एसिड्स डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे ना, सो फैटी एसिड इज नथिंग बट इट इज सम वेरिएबल ग्रुप which is always attached to the carboxyl group। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल ग्रुप है, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में जानते हैं कि ये वेरिएबल ग्रुप मिथाइल हो सकता है बेटा। नेक्स्ट, ये वेरिएबल ग्रुप
इथाइल हो सकता है। तो ऐसे बढ़ बढ़ के वेरिएबल ग्रुप बढ़ सकता है ना बेटा। अब इंफॉर्मेशन क्या बोलता है कि ये वेरिएबल ग्रुप में 1 से लेकर 19 कार्बन हो सकते हैं बेटा, 1 to 19 कार्बन। अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल का नाम है पैल्मिटिक एसिड। स्टूडेंट्स, पैल्मिटिक एसिड्स दे आर फैटी एसिड्स and the formula of palmitic acid is CH3 CH2 14 times COOH। अब पैल्मिटिक एसिड जो है ना फैटी एसिड है। अब फैटी एसिड का डेफिनेशन क्या बोला था, सम वेरिएबल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बोक्सिल ग्रुप, सो यू कैन सी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लिखा है COOH एंड CH3 CH2 14 टाइम्स इज द वेरिएबल ग्रुप, क्योंकि वेरिएबल ग्रुप कैसे है, बढ़ भी सकता है ना बेटा, 19 तक जा सकता है बेटा। ओके अच्छा, ये 14 है राइट। ओके सो देख 14 कार्बन, फिर ये 15 और ये 16, इसलिए एमसीक्यू आता है कि पैल्मिटिक एसिड्स के पास कितने कार्बन होते हैं। तो बेटा ये हमको याद रखना है, पैल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन। ओके अच्छा, इसी तरह से अगर हम लोग और डिटेल में देखें तो एक और एसिड होता है जिसका नाम है एराकिडोनिक एसिड। अब इसमें भी एमसीक्यू आता है। ओके स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस। रिमेंबर एराकिडोनिक एसिड हैज गॉट हाउ मेनी कार्बन, रिमेंबर दिस डायरेक्टली बेटा, इट हैज गॉट 20 कार्बन। ये समझे सब लोग। नेक्स्ट आगे फैटी एसिड्स। अगर फैटी एसिड्स के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ओके सो वी विल कॉल देम एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अगर इनके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, वी विल कॉल देम एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये था लिपिड्स का फर्स्ट सेक्शन, दैट सम ऑफ द लिपिड्स आर फैटी एसिड। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब टॉपिक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, ध्यान दो। अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। अब ना केमिस्ट्री की भाषा के हिसाब से ना ग्लिसरॉल को एक फैंसी नाम दिया, इसको बोलते हैं इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। I repeat, what is glycerol? Glycerol is trihydroxypropane। अब जैसा कि केमिस्ट्री में हमने अल्केन्स पढ़ा है, तो प्रोपेन का फॉर्मूला अगर मैं वर्टिकली लिखूं बेटा तो ऐसा होगा ना CH3 CH2 CH3 बराबर, ये हो गया प्रोपेन। अच्छा अब मैंने इसको ट्राई हाइड्रोक्सी बोला, हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH और ट्राई यानी 3। तो एक काम करते हैं, ओके यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालते हैं और उसके बदले OH ग्रुप प्लेस करते हैं बेटा। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो CH3 का एक हाइड्रोजन निकाला तो CH2 बेटा, और उसके बदले मैंने OH ग्रुप लगा दिया, जो हाइड्रोजन निकाला उसके बदले OH ग्रुप बेटा। ओके यहाँ CH2 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये CH हो जाएगा बेटा, एंड आई एम प्लेसिंग OH इंस्टेड ऑफ इट। फिर ये CH3 में से एक हाइड्रोजन निकालो तो ये CH2 हो जाएगा, एंड देन वी प्लेस OH। सो ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, this is the structure of glycerol. It is also called as trihydroxypropane because it is derived from propane by replacing the hydrogen with hydroxy group, that is OH group. Okay, so glycerol is another type of lipid. अब next बात ऐसी है बच्चों, type C, that is third type. Now some of the lipids they have combination of both type, that means they are made up of fatty acids plus glycerol। अब देख और ज्यादा complicated होगा बेटा। So some of the lipids they are made up of fatty acids and glycerol both, combination of both। इसको fancy language में बोलते हैं here fatty acids are esterified। okay here fatty acids are esterified to the normal carbon containing structures। okay just pay attention very carefully, so they are esterified to the normal carbon containing structures of glycerol। okay अब इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए बेटा एकदम ध्यान से तुम क्या करो पता है, तुम ना ये ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है ना उसको नीचे ले। ओके
अब ये ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में CH2 में ऐसे के ऐसे भी लिख लूंगा, ओके राइट। CH सेम टू सेम आई एम राइटिंग, CH2 भी सेम टू सेम लिखूंगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दो, O तक मैं सब सेम लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन तक सब कुछ सेम है। अब ये हाइड्रोजन के बदले, ओके, इंस्टेड ऑफ दिस हाइड्रोजन आई एम गोइंग टू प्लेस एस्टर ग्रुप, ओके। सो व्हाट आई राइट ओवर हियर इज C डबल बॉन्ड O R1, C डबल बॉन्ड O R2, C डबल बॉन्ड O R3। ये समझा बच्चों कैसे हमने डिराइव किया ये फॉर्मूला, ओके। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से व्हाट वी फाइंड ओवर हियर इज R1 R2 एंड R3, R1 R2 and R3, these are nothing but they are fatty acids, okay। अब some of the lipids हम बात कर रहे थे, some of the lipids they are fatty acid and glycerol both, chemistry के fancy language के हिसाब से these fatty acids are esterified to the glycerol। so देख R1 R2 R3 ये तीन क्या है, fatty acids, और बीच में जो functional group है वो ईस्टर का है बेटा, ओके। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर मॉडल था वो ग्लिसरॉल का था, तो मैं बोल सकता हूँ ना द फैटी एसिड इज एस्टरिफाइड टू द ग्लिसरॉल, ओके। इसका एग्जांपल है मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। उसमें से हम लोग ने ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। अच्छा अब यही ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, चेक कर बेटा। CH2O C डबल बॉन्ड O R1 सेम टू सेम लिखा। अच्छा फिर CH2O C डबल बॉन्ड O R3 सेम टू सेम लिखा बेटा। अब चेक कर CHO, देखते क्या ध्यान से बीच वाला बेटा, C डबल बॉन्ड O R2, क्या डिफरेंस देख रहे हो स्ट्रक्चर में? सिंपल सी बात है ना, यहाँ तीनों चीज जो लाइन बाय लाइन लिखा है हम लोग ने, ये मिडल वाला जो है इसको फ्लिप करके उस तरफ कर दिया बेटा, ओके। सो टेक्स्ट बुक में ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मूला इस पैटर्न में दिया है, तो हमको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वी आर नॉट सपोज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड, इट इज बेसिकली द सेम सिंपल पैटर्न। जस्ट रिमेंबर द ट्रिक फॉर इट, एज सच इट लुक्स वेरी हॉरिबल बट रिमेंबर द टेक्निक। इतना समझे बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन oils and fats. Now oils में always remember beta that oils usually have lower melting point. Example is gingerly oil beta. Whereas fats will have comparatively higher melting point. Next, oils are usually liquid at room temperature and fats are usually solid at room temperature. नेक्स्ट, ऑयल्स हमको मिलेगा मोस्टली किससे? ऑयल्स आर ऑब्टेन मोस्टली फ्रॉम द प्लांट सोर्स, जैसे ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, सीसेम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मोस्टली। हालांकि कॉड लीवर ऑयल एक होता है बच्चों जो कि फिश से मिलता है, यानी एनिमल सोर्स है, पर ज्यादातर तेल हमको किससे मिलता है? प्लांट सोर्स से। और फैट्स हमको मोस्टली किससे मिलता है बेटा? दिस इज मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, ओके। चलिए मूविंग ऑन। जैसे कि हम बात कर रहे थे लिपिड्स में टोटल 4 मेन कंपोनेंट है, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, सम ऑफ द लिपिड्स व्हिच आर बोथ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप, सम ऑफ द लिपिड्स contain phosphorus along with phosphorylated ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सर क्या लैंग्वेज है ये? अरे ठीक है, तो सिंपल ये याद रख बेटा कि यहाँ पे ना कुछ कुछ लिपिड्स के अंदर फॉस्फोरस वाला कंपोनेंट भी होता है, ओके। अब ऐसे लिपिड्स का एग्जांपल क्या है? ऐसे लिपिड्स को हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स, एंड फॉस्फोलिपिड्स का कॉमनेस्ट एग्जांपल इज लेसिथिन। Where are we going to find this phospholipid? Very simple. Phospholipid is usually a constituent of our cell membrane. MCQ में आता है बेटा, याद रखने का, ओके।
अच्छा, अब इनमें से कुछ कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं. The lipids which are present in our neural tissues have more complex structures. Anyway, अब इसमें से है ना फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ना वो हम ड्रॉ करके देखते हैं बेटा. ओके, उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ट्राइग्लिसराइड्स का, ओके, ये वाले स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देखो बेटा. अब ये स्टार्टिंग का कंपोनेंट मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ इतना पूरा. ओके, so what do I write? I write CH2. Okay, then I write O, then I write C double bond O, then I write R1. ठीक है बेटा, चलिए नीचे यहाँ CH, अब इस तरफ O, then we write C double bond O, and then here we write R2. अच्छा, फिर नीचे आ जाओ. अब नीचे वाले स्ट्रक्चर में CH2 सेम टू सेम लिखा बेटा मैंने, फिर आई एम राइटिंग O as it is, then I write C double bond O as it is. अब यहाँ से याद रखो, सबसे मेन है जब भी फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बना हो, लेसिथिन का स्ट्रक्चर बना हो ना, तो नीचे वाले में से कार्बन को हटाओ और कार्बन के बदले रखो फॉस्फोरस. ओके, देन दैट फॉस्फोरस हैज गॉट OH ग्रुप डाउन बेटा, फिर इस तरफ एक ऑक्सीजन, देन CH2 ग्रुप, CH2 group, then the nitrogen group, and the nitrogen group is further attached to 3-methyl group. So अब ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर हम लोग ने बनाया ना बेटा, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये है फॉस्फोलिपिड का, which is lecithin. अब देखो ये स्ट्रक्चर में ना बेटा जो नीट में ये आएगा ना, तो तुमको याद रखने का कि ये हम लोग ने बनाया ट्राइग्लिसराइड से, और ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बनाया हमने अभी भी डिस्कस किया था. अच्छा, अब एक लास्ट स्ट्रक्चर रह जाता है, ओके, जो है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बेटा. कोलेस्ट्रॉल में तुम क्या करो, वी आर गोइंग टू ड्रॉ रिंग नंबर 1 विथ OH ऑन दिस साइड बेटा, रिंग नंबर 2, ओके, then here ring number 3, ring number 4, and then okay, 1 2 3 4 strokes ended with a branch, ended with a branch. अच्छा, this is the bond line structure of carbon beta. So cholesterol में what you see is you find 4 interlocking rings. Okay, so this is the structure of cholesterol. Okay, बच्चों अभी इसका फोटो ले लो. क्लियर? ओके, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करिएगा. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ जो न्यूक्लिक एसिड पे है. चलो बच्चों अब आगे बढ़े. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इज न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में बच्चों बेसिकली हम किसकी बात करेंगे? डीएनए और आरएनए. डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड. डीएनए एंड आरएनए बोथ ऑफ देम आर जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल यानी इनके वजह से कैरेक्टर गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. हालांकि हमारे बॉडी में द मेन जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. मूविंग ऑन नेक्स्ट, डीएनए एंड आरएनए बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. अब ये कैसे है ना बच्चों, इसलिए डीएनए और आरएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. यानी कैसे, जैसे हमारा बॉडी सेल्स का बना है, समझो एक बिल्डिंग है वो ब्रिक्स की बनी है, ईंटों की बनी है, वैसे डीएनए में जो बेसिक कंपाउंड जो बार बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. दैट इज व्हाई डीएनए एंड आरएनए आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब ये न्यूक्लियोटाइड में कुछ एग्जांपल्स हमको पढ़ने पड़ेंगे बेटा. डिटेलिंग देखते हैं. न्यूक्लियोटाइड खुद किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट इट इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट.
ये याद रखो, जिस तरह से बता रहा हूँ बेटा उस तरह से अच्छे से याद रखना. ओके, सो यू सी न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट. एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड is number 1 adenylic acid, number 2 guanylic acid, number 3 thiamidylic acid, next cystidylic acid, and last यूरिडाइलिक एसिड. देख मैं जानबूझ के इसको ब्रेक कर करके पढ़ रहा हूँ ताकि कुछ स्पेलिंग ध्यान दे. एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड एंड यूरिडाइलिक एसिड. ओके, ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोटाइड के. अच्छा, अब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड नाम के केमिकल का बना है और फॉस्फोरस. अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है वो देख लेना बेटा. न्यूक्लियोसाइड में कैसे है बेटा, न्यूक्लियोसाइड के अंदर तुमको मिलेगा नाइट्रोजन बेसेस यानी नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्लस पेंटोज शुगर. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल फॉर न्यूक्लियोसाइड. जैसे हम लोग ने यहाँ किया ना बेटा उसी तरह से. अब न्यूक्लियोसाइड में पहला एग्जांपल है एडिनोसाइन. Second example guanosine, then thymidine, then cytidine, then comes uridine. ओके, अच्छा अब इसमें ना टेक्निक ये याद रखना कि न्यूक्लियोटाइड में सब एसिड है. एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, सब एसिड एसिड से खत्म होते हैं. और न्यूक्लियोसाइड में ना पहला दो स से याद है, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, बाकी सब टिडिन टिडिन, थाइमिडिन, साइटिडिन, यूरिडिन. ओके, आगे. अब न्यूक्लियोसाइड खुद नाइट्रोजन बेसेस और पेंटोज शुगर के बने. अब ये नाइट्रोजन बेसेस क्या होते हैं वो वाला पार्ट डिस्कस करते हैं. तो डीएनए के अंदर what are the different nitrogen bases that we will find? अच्छा, these nitrogen bases are nothing but they are nitrogen compounds beta. And these nitrogen compounds are of two types. The first category is called as a purine and the second category is called as pyrimidine. Purine are double ring compounds and beta pyrimidine is a single ring compound. Example of purine is adenine and guanine, and here the example is thymine, cytosine and uracil. ये अच्छे से याद रख लो. डीएनए और आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स है वो दो अलग अलग फैमिली के. वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर अगर डबल रिंग कंपाउंड है तो उस कैटेगरी को हम लोग प्यूरिन बोलते हैं, और अगर वो सिंगल रिंग कंपाउंड है तो उस कैटेगरी को हम लोग पायरिमिडिन बोलते हैं. अच्छा बेटा, डबल रिंग कंपाउंड मींस लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल you see this appearance, so this is the purine, single ring compound. So this is pyrimidine, okay, and depending upon the carbon and hydrogen and number and the nitrogen number, okay, right, what happens is the compound ka name changes beta. Okay, remember the example of purine is adenine and guanine, and here the example is thymine, cytosine and uracil. Acha, all of these compounds ke andar what you will find is, as you can see in the diagram, you will find heterocyclic rings. ओके, चलो अब लेक्चर का जो नेक्स्ट मेन पार्ट है ना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं. ओके, ग्लूकोज इज हेक्सोज शुगर जिसका फॉर्मूला है C6H12O6. ओके, now since it is hexose sugar, so we start with 6 carbon beta. Okay,
Next, what we place over here is oxygen. What we place over here is CH2OH. What we place over here is again OH. What we place over here is OH, OH and OH. So that is the formula of glucose. अच्छा, if you notice लेफ्ट हैंड साइड में जो OH है ना उसको HO लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है ना बेटा, एक वैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाई होगा, एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा. ओके, सो वी आर राइटिंग इट एज HO. नेक्स्ट, राइबोज. राइबोज इज अ पेंटोज शुगर. उसका फॉर्मूला C5H10O5. So glucose was hexose sugar, ribose is pentose sugar. Now the structure of ribose, since it is a pentose sugar, we place O, that is oxygen. Then here we have CH2OH. Then on this side again we have OH, OH and beta OH. So that is the structure for ribose. Okay, तो ये दो स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लो इसको, और नीट में अगर MCQ में आए तो इसको कैच करना बेटा. ये हेक्सोज है क्योंकि 6 कार्बन वाला बेटा, ये पेंटोज है क्योंकि ये 5 कार्बन वाला. मूविंग ऑन. नेक्स्ट, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन व्हिच इज प्यूरिन. अब जैसे कि हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि एडेनिन प्यूरिन है. प्यूरिन की खास बात होती है दे आर डबल रिंग कंपाउंड, यानी ऐसे दिखते हैं. सो एडेनिन स्टार्ट करते हैं बेटा, डबल रिंग कंपाउंड. ओके, अच्छा, now what we put up is nitrogen, NH2, nitrogen and nitrogen. Okay, so this is the structure for adenine that we are supposed to remember. Next, the structure for uracil. Now uracil comes under the category of pyrimidine. Adenine purine the double ring compound. Uracil pyrimidine is single ring compound beta. Okay, somewhat like this beta. Now uracil में we consider double bond O, then we consider NH, okay, then we consider double bond O, and then we consider NH and a double bond. So that is the structure for uracil. अच्छा, notice here that adenine and uracil, both of them are example for what? They are example for nitrogen bases. That is our लास्ट टाइप है. नेक्स्ट, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे एडिनोसाइन. अच्छा, एडिनोसाइन कहाँ आ रहा था बेटा? इधर आ रहा था. अच्छा, न्यूक्लियोसाइड के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन बेस होगा, उसके साथ साथ पेंटोज शुगर होगा. ओके, यानी पेंटोज शुगर यानी यही वाला स्ट्रक्चर ले लो, सिर्फ उसमें नाइट्रोजन बेस ऐड करना है, यानी यही सेम स्ट्रक्चर में यहाँ ड्रॉ करो. ऑक्सीजन सेम टू सेम रिपीट करना. CH2OH है इस तरफ बेटा, OH इस तरफ, OH इस तरफ. हाँ, अब फर्क क्या है मन में, यहाँ से ना OH को हटाओ और इसके बदले वी आर गोइंग टू पुट अप द नाइट्रोजन बेस दैट इज एडेनिन. यानी एक्चुअली में ना ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ अटैच होता है जिसको हमने शॉर्ट में एडेनिन लिख दिया, राइट. ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस यानी एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर, यानी एडेनिन के साथ जब पेंटोज शुगर ऐड होता है तो वो एडिनोसिन बन जाता है बेटा. तो यह याद रखना, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एडिनोसिन. वैसे अगर यूरिडिन बनाना है, सेम स्ट्रक्चर रिपीट करो. प्लेसिंग ऑक्सीजन हियर बेटा, CH2OH, OH, OH, and here what we have is uracil as the nitrogenous base. Okay, so adenosine and uridine, ये दोनों अल्टीमेटली यूरिडिन, ये दोनों अल्टीमेटली क्या है? न्यूक्लियोसाइड ना बेटा. So let us name this. These two are न्यूक्लियोसाइड. अच्छा, अब मुझे बनाना है एडिनाइलिक एसिड.
एडिनाइलिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड। लेट मी नेम इट बेटा। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या? न्यूक्लियोसाइड मैं बनाऊंगा, सिर्फ उसमें फॉस्फोरस ऐड करूंगा, यानी एडिनाइलिक एसिड का न्यूक्लियोसाइड कौन है? ओके राइट, तो उसका न्यूक्लियोसाइड वाला पार्ट ये है। तो ये वाला स्ट्रक्चर पूरा रिपीट करते हैं। ओके, so here we have adenine, देखो सेम टू सेम रिपीट कर OH OH। अब यहां पर व्हाट वी हैव इज CH2, O ऐसे का ऐसा ही रखा। अब हाइड्रोजन को निकाल दिया बेटा। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ दैट हाइड्रोजन वी आर प्लेसिंग फॉस्फोरस। तो इसमें क्या हो गया? फॉस्फोरस एक्स्ट्रा आ गया ना, so that phosphorus is added to the basic structure of nucleoside, which was this, right? Nucleoside beta, so that becomes nucleotide, so that is the structure of adenylic acid। चलिए मूविंग ऑन। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट वो केमिकल होता है जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में बनता है। ओके, द केमिकल व्हिच इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। Metabolism is equal to catabolism plus anabolism, where catabolism means to break and anabolism means to make। हम सबके सेल्स के अंदर, इंसान है, जानवर है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सेल के अंदर जब तरह तरह के रिएक्शन होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स टूटते हैं, केमिकल कंपाउंड्स जब जुड़ते हैं, ओके, तो ये टूटने और जुड़ने में बहुत सारे इंटरमीडिएट केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं बेटा। ओके, सो ये जो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल क्या क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में कार्बोहाइड्रेट्स आर इंक्लूडेड, उसमें प्रोटीन्स आर इंक्लूडेड, उसमें फैट्स आर इंक्लूडेड बेटा, और उसमें न्यूक्लिक एसिड्स आर इंक्लूडेड। इनकी खास बात क्या होती है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दे हैव एन आइडेंटिफाइबल फंक्शन, यानी इनका कामकाज हमको पता रहता है। ओके राइट, एंड दिस आइडेंटिफाइबल फंक्शन, ओके, मोस्ट कॉमनली वी सी इट इन एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, जिसका फंक्शन हमको पता है, उनको हम बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट टाइटल, दैट इज देन व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वी विल यूजुअली फाइंड देम इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स, इन द बॉडी ऑफ fungus and in the body of other microbes। Sir, microbes मतलब microbes means microorganism बेटा। Okay, these secondary metabolites they do not have an identifiable function in the host, यानी जिसके अंदर बन रहा है ना उसके अंदर इसका कोई आइडेंटिफाइबल फंक्शन नहीं है, पर किसी और के लिए ये काम आ सकता है। जैसे प्लांट्स के अंदर रबर बन रहा है, तो रबर ये सब क्या है? स्टिकी डिस्चार्ज या फिर कैसा, ये सबका सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, रबर है। ओके, फिर उसमें से तरह तरह के रेजिन्स है, केमिकल्स ये सब निकलते हैं, पर ये केमिकल्स को हम लोग इंसान के भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। So we will add on this point that secondary metabolites do not have identifiable function in the body of host, but they can be used for either human welfare, यानी इंसान की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, और they can be used for the betterment of ecology, that is for the betterment of environment। सर कुछ एग्जांपल्स हो ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के? ओके बेटा, एग्जांपल के तौर पे व्हाट वी विल रिमेंबर इज गम्स, देन तरह तरह के एंटीबायोटिक्स। अब देखना, गम्स अगर समझो फॉर एग्जांपल हमको प्लांट से मिल रहा है, ठीक है, तो प्लांट में वो किसी काम का नहीं है पर हमारे काम आता है फॉर स्टिकिंग, राइट। एंटीबायोटिक्स अगर मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना ज्यादा काम का नहीं है पर इंसान की भलाई के लिए ज्यादा काम में आता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं। ओके, वैसे ही तरह तरह के सेंट। ओके, देन व्हाट वी कैन हैव नेक्स्ट इज अल्कलॉइड्स, देन वी कैन हैव कलर्ड पिगमेंट्स। बेटा शॉर्ट में लिखा, तू समझ जाना, कलर्ड पिगमेंट्स। देन वी कैन हैव स्पाइसेस,
Okay, we can have another example as rubber. Okay, another example as essential oils, and we can have example as flavonoids. इसमें है ना कैसे है ना शॉर्टकट क्या लोगे पता है बेटा, GAS ले लो पहला शॉर्टकट, दैट इज गैस, गम, एंटीबायोटिक और सेंट, बराबर. देन ACS, AC, और बहुत सारा रहेगा तो ACs बोलेंगे, एयर कंडीशनर वैसा, ठीक है. और तीसरा रेफरेंस REF ले लो. ओके, यानी रबर, एसेंशियल ऑयल और फ्लेवोनॉइड्स. तो याद रखो ये एग्जांपल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है. रिमेंबर इन द फॉर्म ऑफ गैस, ओके, एसीज एंड रेफरेंस. आगे बढ़ते हैं. फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है जहां कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टाइटल है और उसके कुछ एग्जांपल्स है. ये याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों. ओके, लेट अस क्विकली बिगिन विद दिस. यहाँ पे सबसे पहला जो मेंशन है ना वो है पिगमेंट. फिर नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज अल्कलॉइड्स. Then next what we have is a toxin. Next essential oils. Okay. Then next what we have is lectins. अच्छा, after lectins what we have is a terpenoids. Then what we have is a drugs. And last में बेटा we have polymeric सब्सटेंसेस. तो सबसे पहले ये सीरीज याद रखेंगे. सर ये सीरीज में कैसे याद रखूं? अरे सिंपल रे बेटा, तू शॉर्टकट पकड़, पटेल तेरा डीपी. ओके, रखेगा याद. पटेल तेरा डीपी. P से पिगमेंट, फिर A से अल्कलॉइड, T से टॉक्सिन्स, देखते जा पटेल. E से एसेंशियल ऑयल, L से लेक्टिन. पटेल हो गया तेरा. टर्पेनॉइड्स, डीपी ड्रग्स, और P से पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस. अच्छा, पिगमेंट्स में दो एग्जांपल है बेटा. एक है कैरेटिनॉइड्स जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में काम में आता है बेटा. अच्छा, दूसरा है एंथोसायनिन. एंथोसायनिन गिव्स कलर्स टू द फ्लावर्स एंड डिफरेंट पार्ट्स बेटा. ओके, अल्कलॉइड्स में दो है. एक है मॉर्फिन एंड बेटा नेक्स्ट इज कोडीन. मॉर्फिन और कोडीन कैसा ना कि दवाइयों के तौर पे. मॉर्फिन इज एक्टिंग एज पेन किलर, उसके वजह से नींद भी आती है. कोडीन जो है वो कफ सिरप में यूज किया जाता है बेटा. ओके, टॉक्सिन्स में वी हैव टू, एब्रिन एंड रिशिन. ये सब है ना ऊपर ना प्लांट सोर्स से मिलते हैं. अब टॉक्सिन्स में ना एब्रिन, रिशिन, सर ये टॉक्सिन तो खराब होता है तो ये किस काम आएगा? अच्छा बेटा, ये क्या है ना सेल्स को मार देता है, तो ये कैंसर के सेल्स को मारने के काम आ सकता है. ओके, सो कैसा ना कि बुराई का इस्तेमाल हम लोग अच्छाई के लिए करते हैं. ओके, सो टॉक्सिन्स में एब्रिन और रिशिन भी काम का है. एसेंशियल ऑयल में वी हैव लेमन ग्रास ऑयल. लेमन ग्रास ऑयल कैसा एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है. ओके, सो इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंगसेस बेटा. ओके, नेक्स्ट लेक्टिन्स में एक एग्जांपल है कॉनकैना वैलिन ए. अच्छा, लेक्टिन्स क्या होता है? ये खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ जाते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन. तो कभी भी कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करना है ना, कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग मेटाबॉलिज्म और मैकेनिज्म की पढ़ाई करना है ना, तो लेक्टिन्स का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव टर्पेनॉइड्स. टर्पेनॉइड्स में वी हैव टू एग्जांपल. नंबर वन इज मोनोटर्पीन, शॉर्ट में लिखना बेटा, एंड नंबर टू इज डाइटर्पीन. So these are used as immunomodulators. इम्यूनिटी को चेंज करते हैं बेटा. ओके, इम्यूनिटी को अलग अलग तरह से मॉडिफाई करते हैं और कई बार एंटी इंफ्लेमेटरी तौर पे भी सूजन के खिलाफ भी टर्पेनॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा, ड्रग्स में भी है वन ड्रग कॉल्ड एज विनब्लास्टिन जो कि कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा. एंड नेक्स्ट इज कुकुमिन. ना ये जो कुरकुमिन जो है ना, ओके, ये एक्चुअली हल्दी से बनता है बेटा. ओके, तो ये क्या कोल्ड कफ, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रबल के लिए बहुत अच्छी दवाई है बेटा. ओके, नेक्स्ट पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में यू हैव रबर, देन यू हैव गम्स
एंड यू हैव सेल्यूलोज। ये एग्जांपल याद रखना अच्छे से, ठीक है, राइट, फाइन, शॉर्टकट पटेल तेरा डीपी। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। ओके, सारे स्ट्रक्चर्स कवर किए हम लोग ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। इसको बच्चों लिख लिख के प्रैक्टिस करो, खास करके जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो सारे डायग्राम्स है, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, मन लगा के पढ़ो। एंड रिमेंबर, बायोलॉजी इज अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट। रीड बायो, लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।